चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। जगदीश जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो विधाता उनके विरोध हो गए हैं। अस्पताल के वार्ड में उनकी पत्नी की लाश पड़ी हुई थी और सामने सफ़ेद साड़ी में श्रृंगार विहीन विधवा बेटी खड़ी थी। पल भर में उनकी दुनिया उजड़ गई। कितने अरमानों से उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी, परंतु पता था कि वह अपने बेटी की शादी नहीं बल्कि उसका जीवन बर्बाद करने जा रहे हैं। सब कुछ उनकी आंखों से ऐसे गुजर रहा था मानो आंखों के सामने फिल्म चल रही है। बरसों तक उनकी कोई संतान नहीं थी। ना जाने कितने मन्नतों के बाद ईश्वर की कृपा हुई और उनके घर पर एक बच्ची ने जन्म लिया। बच्ची इतनी सुंदर थी मानो कोई परी हो, और उसके जन्म के बाद से उनके कारोबार में इतनी बढ़ोतरी हुई थी, चारों ओर अन्न धन के भंडार भर गए। माता लक्ष्मी की कृपा मानकर उन्होंने अपनी बच्ची का नाम भी काव्या रखा। दोनों पति पत्नी ने फूलों की सेज पर बेटी को पल जीवन की हर खुशी दी। विवाह के योग हुए तो एक अच्छे घराने के सुंदर सुशील लड़के से शादी करवाई। इस शहर का सबसे ऊंचा घराना और रईस परिवार था। यह उन लोगों ने सामने से आकर उनकी बेटी का हाथ मांगा था। एक बार उनके मन में शंका सी हुई कि कितने बड़े लोग खुद से कैसे आकर अपने बेटे का हाथ मांग रहे हैं, परंतु उन लोगों ने कहा कि रिश्तेदारी में हमने आपकी बेटी की बहुत तारीफ सुनी है, इसीलिए हम अपने इकलौते बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। हमें ऐसे ही सुशील लड़की की तलाश थी। शादी हुई, बिटिया अपने घर भी गई। जगदीश जी और उनकी पत्नी दोनों ने भगवान का धन्यवाद किया कि उनकी बिटिया इतने अच्छे घर में ब्याही गई है। उधर काव्या का अपने ससुराल में पूरे रीति रिवाज और शानो शौकत के साथ स्वागत हुआ। सुहाग सेज पर दुल्हन बनी बैठी काव्या अपने पति आकाश का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद आकाश आए थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और वीरानी फैली हुई थी। इससे पहले कि काव्या कुछ पूछना चाहती, उन्होंने खुद ही उससे कहा कि शायद मैं इस दुनिया का पहला पति होगा जिसने अपनी पत्नी को सुहाग की रात को ऐसा तोहफा दिया हो। काव्या कुछ समझ नहीं पाई। उसने अपनी प्रश्नवाचक नज़रें आकाश की ओर उठाई। उसे अपनी ओर ऐसे देखता हुआ पाकर आकाश ने कहा, देखो काव्या, मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता। मेरे माता पिता ने तुम सबके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मुझे लंग कैंसर है और यह चौथी स्टेज है। पहले यह बीमारी किसी भी डॉक्टर की पकड़ में नहीं आ रही, और जब तक इस बीमारी के बारे में पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब क्योंकि मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ, इसीलिए वंश को चलाने के लिए तो उन सब ने यह सब नाटक किया। उन सब की इच्छा है कि तुम इन 2-4 महीनों में अगर गर्भवती हो जाती हो तो उस बच्चे से इनका वंश चलता रहेगा। इतना कहने के बाद आकाश फूट फूट कर रो पड़ा। काव्या आवाज़ रह गई। सचमुच शादी की पहली रात किसी पति ने अपनी पत्नी को अपनी मृत्यु के बारे में नहीं बताया होगा, परंतु अब तो कुछ नहीं हो सकता। शादी हो चुकी है, परंतु क्या जाने, हो सकता है कि शायद आकाश भी ठीक हो जाए। काव्या कुछ बोल नहीं सकती। क्या कहते 2-4 दिनों के बाद काव्या के पिता जाकर उसे पग फेरे की रस्म के लिए मायके ले गए। काव्या अपने पिता के साथ गई तो जरूर, परंतु अगले दिन वापस अपने ससुराल चली आई। नहीं चाहती थी कि उसके माता पिता को यह सच्चाई जाने। उधर लाख कोशिशों के बावजूद
आकाश की तबीयत बिगड़ गई। शादी के 4 महीने बाद इस दुनिया से चला गया। काव्या मन तो नहीं बन पाई, परंतु आकाश की विधवा जरूर बन गई। काव्या के ससुराल वाले आकाश की मृत्यु के पक्ष में नहीं चाहते थे कि बहू सारी प्रॉपर्टी अपने पास रखे और उसकी मालकिन बन जाए, और आकाश की मृत्यु के पक्ष में थे बहुत सारी प्रॉपर्टी की हकदार बने। उन्होंने तो सोचा था कि अगर इस बीच काव्या माँ बन जाती हैं तो सारी की सारी प्रॉपर्टी उस बच्चे को उसका मालिक बनाएंगे। एक पराई लड़की को अपनी संपत्ति के स्वामी नहीं बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने काव्या को मनहूस करार देकर घर से निकाल दिया और अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी और उनके बच्चे के नाम करा दिया, ताकि बाद में कानूनी तरीके से भी काव्या या उसके परिवार वाले उसकी जायदाद नहीं हासिल कर सके। जगदीश जी और उनकी पत्नी को सारी सच्चाई पता चली तो मानो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अपने दामाद की मृत्यु की खबर सुनते ही माँ को दिल का दौरा पड़ा और वह आईसीयू में अपने जीवन की लड़ाई लड़ रही थी और लाख कोशिशों के बाद भी अपना जीवन हार गए। जगदीश जी अस्पताल में खड़े एक बार अपनी बेटी को देखते, दूसरी बार अपनी पत्नी के पार्थिव शरीर को। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक साथ हुए इन दो आघातों ने उनका हृदय नहीं सह पाया और वहीं बैठे बैठे दिल का दौरा पड़ा। देखते ही देखते उनके प्राण फकीरी उड़ गए और काव्या बेचारी तो जैसे संज्ञा सुन हो गई। ना जाने विधाता ने किस जन्म का बदला लिया था। देखते ही देखते पल भर में ही उसका सब कुछ खत्म हो गया। डर के सारे रिश्तेदार और समाज वालों की मदद से उसने अपने माता पिता का क्रियाक्रम किया। धीरे धीरे सारे लोग चले गए, सिवाय उन लोगों के जिनकी गिद्ध सी नज़रें जगदीश जी की प्रॉपर्टी पर थी। रियल एस्टेट का कारोबार था जगदीश जी का, जो उनकी मृत्यु के पश्चात से काव्या से नहीं संभलने वाला था। बाजार में लगे सारे पैसे डूब गए थे। बचा रह गया तो सिर्फ उनका मकान, लंबा चौड़ा बगीचा और उनके ऑफिस। महीनों तक तो काव्या दुख में डूबी रही। धीरे धीरे पैसे ख़त्म होने लगे, घर चलाना मुश्किल हो रहा था। हार मानकर उसने एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी कर ली। एक जिंदा लाश की तरह मशीनी अंदाज में वह जिए जा रही थी। इसी बीच अचानक एक दिन उसकी मौसी का लड़का राघव मिलने आया। बचपन से ही उसकी काव्या से खूब पटती थी। दोनों भाई बहन में बहुत प्रेम था। बाद में काव्या का मौसेरा भाई अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश चला गया और फिर वहीं बस गया। इतने सालों बाद उसे आया देख काव्या हैरान तो हुई, लेकिन अपने प्रति उसका लगाव और इसमें देखकर उसे खुशी भी हुई थी। चलो, इतनी बड़ी दुनिया में कोई तो है जिससे उसकी परवाह है। राघव अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता कि काव्या खुश रहे, हमेशा हंसे मुस्कुराए, परंतु कितने दिन उसे फिर भी वापस जाना था। और फिर एक दिन रात के खाने के वक्त राघव ने काव्या से कहा कि देखो काव्या, ना अब मौसा जी हैं और ना ही मौसी जी। इतनी बड़ी दुनिया में तुम अकेली कैसे? मैं तो कहता हूँ कि तुम दोबारा से अपना घर बसाने का सोचो। ऐसा कभी नहीं होगा। राघव, इतने धोखे खाने के बाद अब दुनिया के हर रिश्ते से मेरा विश्वास उठ गया है। जब तक जिंदा हूँ अकेले रहूँगी। रहने को घर है और कम कर रही हूँ। काव्या ने कहा, लेकिन कब तक, कितने दिनों तक तुम स्कूल में टीचर की नौकरी कर पाओगी? शरीर है, कभी ना कभी तो थकेगा। तब क्या करोगी? तब की तब देखेंगे राघव। रात का बहुत हो गई है, जो तुम भी सो जाओ। दोनों तो काव्या ने चुप करवा दिया, परंतु वह खुद बिस्तर पर करवटें बदलते हुए
सोचने लगी कि ठीक ही तो कह रहा है राघव, इतनी बड़ी दुनिया में अकेली क्या करेंगी। बाहर की दुनिया में हर लोग फ़ायदा उठाने के बेटे हैं, कब तक खुद को सबसे बचा पाएंगे। परिवार के नाम पर तो कोई नहीं है, बस यही मौसी का एक बेटा है। इसी पर फार्में सब कस्बों गई, पता ही नहीं चला। अगले दिन राघव ने कहा कि मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया था काव्या, मुझे वापस जाना होगा। राघव वापस चला गया। जाने के बाद भी वह रोज़ उसे फ़ोन करता और अपनी पत्नी और बच्चों से भी बात करवाता था। धीरे धीरे काव्या का मन डोलने लगा और फिर एक दिन उसने कुछ निश्चित किया कि काव्या सारी रात अपने भविष्य के बारे में सोचती रही। अपने जीवन में इतने सारी ठोकरें खाने के बाद किसी पर भी सहज रूप से विश्वास करने को उसका जी नहीं था। इतने कम और इतने दुख उठाने के बाद और अपने अकेलेपन के कारण वह धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी, जिसको लेकर मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगे थे। सुबह उठते ही उसने राघव को फ़ोन किया और कहा कि मैं अपने घर में ही एक अनाथ आश्रम खोलना चाहती हूँ, जिससे कि अनाथ बच्चों को माँ की ममता मिल जाए और मुझे बच्चों के साथ हो गई। क्या? राघव ने काव्या से कहा, पागल हो गई हो क्या? अनाथ आश्रम खोलना कोई साधारण बात नहीं है। और क्या फिर बच्चों के रहने खाने की व्यवस्था यहाँ से कहाँ से करोगी? देखो काव्या, मैं अभी भी कहता हूँ तुम हमारे साथ आ जाओ तो मैं तुम्हारा भाई हूँ। जानता हूँ तुमने इस छोटी सी उम्र में बड़े धोखे खाए हैं, लेकिन कहीं से तो भरोसे की शुरुआत करनी होगी। लेकिन यहाँ की प्रॉपर्टी का क्या होगा? पापा की सारी प्रॉपर्टी तो लोगों ने हड़प ली है, लेकिन जो बचा है उसे तो बचा लूँ। मेरे जाने के बाद तो यह भी नहीं बचेगी। और फिर अमेरिका का रहन सहन, वहाँ की भाषा मेरी समझ में कुछ नहीं आएगा, और ना ही मेरी इतनी अच्छी अंग्रेजी है कि मैं वहाँ जाकर किसी से कुछ बात भी कर सकूं। काव्या ने उलझन भरे स्वर में कहा, तुम हाँ तो करो काव्या, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। ठीक है, राघव ने कहा। और उसके कुछ दिनों बाद राघव वापस भारत आया। उसने काव्या के पिता के पुराने स्टाफ गोविंद को बुलाकर घर, जमीन और ऑफिस की जिम्मेदारी दे दी। बाकायदा एग्रीमेंट पेपर पर लिखित करवाकर और फिर काव्या को लेकर अमेरिका रवाना हो गया। हवाई जहाज़ में खिड़की के पास बाहर देखते हुए काव्या को ऐसा लग रहा था मानो वह किसी दूसरी दुनिया की ओर सैर कर रही हो। और इस तरह काव्या आखिर राघव की पत्नी शीला को यह अच्छा ना लगे। अरे आप रुक गई दीदी, यह क्या आप ही के बच्चे हैं? आप इनकी बुआ हैं? शीला ने हंसते हुए कहा। 2-4 दिन बहुत खुशी के साथ गुजर गए। एक दिन सुबह सुबह उसने शीला को परेशान होकर राघव से कहते सुना कि बच्चों को संभालने वाली नैनी काम छोड़कर चली गई हैं। अब मैं बच्चों को संभालूं या अपनी नौकरी करूं? तुम अपनी नौकरी कैसे छोड़ सकती हो शीला? अभी हमें अपने घर का लोन भी भरना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है। यह अब मेरी सैलरी से कैसे होगा? राघव ने चिंतित होकर कहा। काव्या यह सारी बातें देख सुन रही थी। उसने आगे बढ़कर कहा, राघव परेशान क्यों हो रहे हो? राघव, मैं सारा दिन तो घर में ही बैठी रहती हूँ, मैं बच्चों को संभाल लूँगी। शीला को नौकरी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। शीला ने आगे बढ़कर कहा और काव्या को गले लगा लिया और कहा, आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी है। मैं सोच रही हूँ अगर आप आज नहीं होती तो क्या होता? क्यों परेशान होती हो? मैं हूँ ना। उस दिन के बाद से दोनों बच्चों की जिम्मेदारी काव्या पर आ गई। काव्या खुशी खुशी बच्चों को नहलाने से लेकर खिलाने पिलाने और सुलाने तक की जिम्मेदारी उठा रही थी। शीला और राघव को जब ऑफिस से लौटने में देर हो जाती तो खाना बनाकर भी तैयार कर देती। क्या लाजवाब खाना बनाया है दीदी आपने, सच में आपके हाथों में तो जादू है। बरसों बीत गए हमें ऐसा खाना खाए हुए। बड़े भावुक स्वर में शीला ने काव्या से कहा, तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद आया? यह तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो खाना मैं बना दिया करूँगी। काव्या ने कहा,
नेकी और पूछ पूछ हमारी तो जैसे लॉटरी लग गई। आप हमें रोज़ रोज़ आपके हाथों का स्वादिष्ट खाने को मिलेगा। बहुत खुद किस्मत हूँ काव्या दीदी, राघव ने खुश होते हुए कहा। 1 साल बीत गया। काव्या ने बड़ी कुशलता से पूरा घर संभाल लिया था। उसे भी खुशी होती थी कि चलो उसका जीवन किसी के काम तो आया। यहाँ सभी खुश हैं और उसे भी सभी प्यार करते हैं। अगले कुछ दिनों में काव्या के पिता की बरसी होने वाली थी। उसने राघव से कहा कि यदि कोई यहाँ पुरोहित मिले तो वह अपने पिता के श्राद्ध पर पूजा करवाना चाहती हैं। क्या दीदी, अब यहाँ तो कोई भारतीय पुरोहित मिलने से रहा, किसी दूसरी जगह हो तो हमें पता नहीं। अरे किसी को याद मन ही मन किया जाता है। आप मन ही मन याद कर लो, प्रणाम कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा हो तो बगीचे से फूल का गुलदस्ता बना लीजिए, आप अपने पिता के ऊपर चढ़ा दीजिए। अब हमें ऑफिस जाने को देर हो रही है, इसीलिए हम ऑफिस को जा रहे हैं। आप ज़रा बच्चों को देख लीजिएगा। चलो राघव। इतना कहकर शीला और राघव चले गए। उस दिन पहली बार काव्या के मन में गहरी ठेस लगी, लेकिन फिर उसने अपने मन को समझाया कि शायद शीला सही कह रही हो। यहाँ अब मेरे लिए किसी पुरोहित को ढूंढना कहाँ ढूंढेगी। काफ़ी रात गए वह दोनों लौटे, तब तक बच्चे सो चुके थे। आते ही शीला ने कहा, हम बाहर से खाना खाकर आए हैं, दीदी आप भी खाना खा लीजिए और सोई जाइए। काव्या ने कुछ नहीं कहा। आज उसकी भी इच्छा नहीं हुई खाने की। उसने किचन समेटा और अपने बिस्तर पर लेट गई। रात काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन आज से नींद नहीं आ रही थी। अपने पिता की पुण्यतिथि पर उसे अपने पिता की कमी बहुत खल रही थी। बिस्तर पर पड़े पड़े लटका गई। उसने सोचा कि चलो बालकनी में बैठती हूँ, शायद मन थोड़ा ठीक लगे। अपने कमरे से निकलकर बालकनी की तरफ जा ही रही थी कि नहीं चाहते हुए भी उसके कदम राघव के कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गए। शीला खिलखिलाकर हंस रही थी और राघव से कह रही थी, तुमने तो कमाल कर दिया राघव, इतनी आसानी से काव्या को बेवकूफ़ बनाकर यहाँ ले आए। सारी ज़िंदगी के लिए मुफ्त की नौकरानी मिल गई। बच्चों की आया भी है, साथ ही में काव्या के रहते हुए हमें माली की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बाग बगीचे की देखभाल खुद ही कर देती है। धीरे धीरे बोलो, कहीं काव्या ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हंगामा मचा देगी वो। राघव ने कहा। अरे हंगामा मचाकर क्या करेगी, उसका वीज़ा पासपोर्ट सभी तुम्हारे पास पड़ा है ना। यहाँ आसपास के लोगों से भी उसका कोई मेल मिलाप नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब तो बस इसी तरह इंडिया वाली प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। धीरज रखो, मैंने सारे कागजात पर नॉमिनी पर अपना नाम डलवा रखा है। अगर कल को कुछ होता है तो सारी जायदाद का मालिक तो मैं ही हूँ। बहुत मेहनत करनी पड़ी है प्रॉपर्टी के चक्कर में। चलो अब सो जाओ, मुझे नींद आ रही है, राघव ने कहा। उसके बाद सन्नाटा छा गया। शायद वो दोनों सो गए। सारी बातें सुनकर काव्या को ऐसा लगा मानो वह गस्त खाकर गिर जाएगी। तो यह थी इन दोनों की चालबाजी। जायदाद के लालच में यह दोनों इतने गिर सकते हैं, यह सोच भी नहीं सकती थी। उसका पूरा शरीर मानो सुन्न हो गया। अपने बिस्तर पर आकर बैठ गई। सच में उसका पासपोर्ट और वीज़ा दोनों ही राघव के पास हैं। अब क्या करेगी? सारी ज़िंदगी उसे इस कैद में, इस घर में नौकरानी की तरह रहना होगा। वह फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन फिर उसने सोचा कि नहीं, वह इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारती। उसे हर हाल में यहाँ से अपने देश को लौटना ही है, लेकिन इससे पहले अपना वीज़ा पासपोर्ट इन दोनों से निकलवाना होगा। टिकट के लिए भी तो पैसे नहीं हैं, क्या करेगी वह? लेकिन कुछ तो करना होगा। सबसे पहले तो उसे पहले की तरह सामान्य व्यवहार करना होगा, ताकि इन लोगों को कुछ शक ना हो। अगर ज़रा भी शक हो गया तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हर परिस्थिति में अपने आप को सामान्य बनाए रखना पड़ेगा। सारी रात ऐसी
अड़ेस बूंद में रही। रोज़ की तरह वह सुबह उठी और सबके लिए चाय नाश्ता तैयार किया, बच्चों को नहलाया धुलाकर तैयार कर स्कूल भेजा। नाश्ते के टेबल पर शीला ने राघव से कहा, देखो राघव, बच्चों की पढ़ाई मेरे लिए थोड़ी मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि तुम्हें तो मालूम है कि मेरा अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि अगर मुझे थोड़ी बहुत अंग्रेजी की पढ़ाई करवा दो तो बच्चों की पढ़ाई में सहूलियत हो जाएगी और फिर मैं घर के बाहर के भी काम कर दिया करूँगी। आजकल वैसे भी तुम और शीला काफ़ी परेशान रहते हो, ऐसे में मैं बाहर का काम कर लिया करूँगी तो तुम दोनों को भी आराम हो जाएगा। क्यों शीला? और राघव ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं काव्या, और यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें 1 घंटे के लिए कोचिंग सेंटर में भेज दिया करूँगा। शायद वे दोनों सोच रहे थे कि चलो अब हमें घर के बाहर के कामों से भी छुट्टी मिल जाएगी। काव्या ने कोचिंग के लिए फॉर्म भर दिया, हामी भी भर दी। अब वह अपनी योजना के दूसरे चरण की तैयारी करने लगी। जीवन के रंगमंच पर काव्या बड़ी कुशलता के साथ अभी नहीं कर रही थी। क्या करती बेचारी, किस तरह कदम कदम पर उसे धोखा मिल रहा था। लोग उसके साथ चलकर भी ऐसी में बेचारी बनाकर रखती। कितने दिनों तक रह पाती। दुख और व्यवस्था में उसका हृदय कर रहा था, परंतु होठों पर मुस्कुराहट बनी रहती। काव्या ने जी कोचिंग क्लासेस में एडमिशन लिया। वहाँ कई देश की भाषाएं सिखाई जाती थी। वहाँ हमारे के सारे जनजात के लोग थे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे एक दूसरे की भाषा जाने बगैर सभी आपस में घुल मिल गए थे और धीरे धीरे थोड़े इशारों में और थोड़े अपने अपने भाषण में बातें करने लगे। उसी में साथ पढ़ने वाला एक लड़का था, जॉन। धीरे धीरे काव्या और जॉन दोनों में दोस्ती हो गई। काव्या के चेहरे पर उदासी को बादल छाए देखकर जॉन ने कई बार उसे पूछने की कोशिश की, परंतु काव्या उसे कुछ नहीं बताती। घर और बाहर दोनों का काम करते करते काव्या बुरी तरह थक गई थी। पहले तो शीला बड़े प्यार से आग्रह करके काम के लिए कहा करती थी, लेकिन अब वह आदेश देने लगी थी। यह काम क्यों नहीं हुआ? अब क्या कर रही थी? आज तुमने खाने में यह क्यों बनाया? कभी अचानक से कड़वी, फिर आज घर में किट्टी पार्टी थी। मेरी सहेलियां आ रही हैं, इसीलिए शाम की पार्टी की तैयारी करके रखना। दिन से रात तक काव्या रोबोट की तरह काम करती और साथ में कड़वी बातें भी सुनती। काव्या को बहुत तेज़ बुखार था, सारा बदन टूट रहा था, इसीलिए सुबह जल्दी आंख नहीं खुल पाई और बच्चों की स्कूल बस मिस हो गई थी। उसकी हालत देखे बगैर शीला उसे बम की तरह फूट पड़ी। इंडिया में तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं था काव्या, हम तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं और महान रानी की तरह रखा है, फिर भी हमारे इतने नखरे। तुम्हारी वजह से बच्चों की बस छूट गई। वह तो राघव ने आकर बात संभाली और शीला को कुछ कमरे में अंदर भेज दिया और समझाते हुए बोला, अगर तुम इसी तरह काव्या के साथ व्यवहार करोगी तो क्या पता घर से भाग जाए। जरा ठंडे दिमाग से सोचो शीला, सोचो, यह हमारे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। कुछ समय तो कंट्रोल करके रखो। काव्या सब समझ रही थी, सब कुछ देखा और सुन रही थी, परंतु अपने हालात के आगे मजबूर थी। अगले दिन जब कोचिंग क्लास शुरू हुई तो उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर जॉन ने फिर से उससे पूछा, क्या बात है, तुम मुझे कुछ बताती क्यों नहीं? शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं। काव्या उस दिन अपनी आप को रोक नहीं सकी और उसने जॉन को सब कुछ बता दिया। सारी बातें सुनकर जॉन हैरान रह गया। उसने कहा, तुम जाकर पुलिस में कंप्लेन कर दो। अभी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरा पासपोर्ट और वीज़ा दोनों राघव के पास है। पहले मुझे वह दोनों निकलवाना है, उसके बाद यदि तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम मुझे यहाँ का वर्क परमिट दिलवा दो, ताकि उस घर से निकलने के बाद मैं कहीं और काम कर सकूँ। जॉन सच में डूब गया। फिर उसने कहा, ठीक है, यहाँ मेरी काफ़ी जान पहचान है,
मैं तुम्हारे लिए कोशिश करता हूँ, तब तक तुम यहीं रहो। काव्या जब घर लौट कर आई तो देखा राघव घर पर ही था। उसने सुबह शीला द्वारा किए गए गलत व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और काव्या के लिए काफ़ी बनाकर लाया। काव्या ने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद काव्या ने राघव से कहा, राघव मुझे यहाँ आए 1.5 साल होने को आया है। 1.5 साल होने को हो गया। तुमने मेरा वीज़ा शायद 2 सालों के लिए ही बनवाया था, इसीलिए वीज़ा ख़त्म होने से पहले मैं चाहती हूँ कि इसे कुछ सालों के लिए बनवा दो, क्योंकि अब मेरा भी यहाँ से जी लग गया है और मैं वापस भारत नहीं जाना चाहती। अब बच्चों के बिना भी मेरा मन नहीं लगेगा क्या? राघव ने चौंक कर काव्या को देखा। हाँ राघव, मैं सही कह रही हूँ। तुम इतना आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हो? आखिर तुम भी तो मेरे भाई ही हो और यह मेरा मायका ही हुआ, क्योंकि ठीक कहा ना मैंने? हाँ हाँ ठीक कह रही हो। मैं कल ही अप्लाई कर देता हूँ, तुम्हें भी साथ लेकर चलूँगा। कुछ पेपर वगैरह साइन करने होंगे, राघव ने खुशी से कहा। राघव सोच रहा था कि काव्या वापस भारत जाने के लिए उसे परेशान करेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। वह जाना ही नहीं चाहती। चलो अच्छा है, काव्या उसे दिन का इंतज़ार कर रही थी। उसने जॉन से कहा, पहले ही बता दिया था कि वह वीज़ा रिन्यू करने जा रही है। इस बीच उधर जॉन ने सबके लिए वर्क परमिट तैयार कर दिया और एक जगह उसकी नौकरी के लिए बात भी कर ली। थोड़ी दौड़ धूप के बाद 3 सालों के लिए वीज़ा की अवधि बढ़ गई थी। वहाँ ऑफिस में जैसे ही पासपोर्ट और वीज़ा राघव अपने पास रखने लगा, काव्या ने तुरंत उसे वापस मांग लिया। वहाँ पर उसने अधिकारियों के बीच राघव से मना नहीं कर सकता था। शायद इस तरह काव्या ने अपना पासपोर्ट और वीज़ा राघव से हासिल कर लिया। वहाँ से निकलने के बाद काव्या ने राघव से कहा कि उसे अपनी कोचिंग सेंटर में कुछ काम है, इसीलिए वह वहाँ से काम निपटाकर वापस घर आ जाएगी। आज राघव को काव्या का व्यवहार कुछ अटपटा लग रहा था, परंतु उसने अपना ध्यान नहीं दिया। काव्या जॉन के साथ अपने उस ऑफिस में गई जहाँ उसे काम के लिए बुलाया गया था। इंटरव्यू के बाद उसे जॉब पर रख लिया गया। जॉन ने काव्या का वर्क परमिट बनवाकर उसे दे दिया। काव्या ने अपने सभी कागजातों का जेरोक्स करवाया और उसकी एक कॉफ़ी जॉन के पास रखवा दी। आज उसे घर लौटते लौटते बहुत देर हो गई थी। जैसे ही घर पहुंची, शीला और राघव दोनों बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रहे थे। शीला ने उससे कहा, खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए कहा, आज दिन भर कहाँ थी आप? कोचिंग के बाद मैं इंटरव्यू देने गई थी। और राघव, तुम्हें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि मुझे यह जॉब मिल गई है, काव्या ने बेहद शांत स्वर में कहा। अगर काव्या, तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत क्या है? आखिर क्या कमी है यहाँ पर? राघव ने परेशान होकर पूछा। कमी नहीं है राघव, बात अपने आत्मसम्मान की है। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूँ, लेकिन काव्या, क्या तुम काम और घर के साथ साथ बच्चों को संभाल पाओगी? शीला ने परेशान होकर पूछा। नहीं, अब मैं पहले की तरह कुछ भी काम नहीं करूँगी। हाँ, काम पर जाने से पहले और आने के बाद जो थोड़ा बहुत बन पाएगा ज़रूरी काम वही करूँगी। काव्या ने कहा, तो हमारे घर को क्या तुमने धर्मशाला समझ रखा है? इतने दिनों तक हमने तुम्हें अपने घर में रखा, मान सम्मान दिया, उस एहसास का बदला तुमने ऐसे निकाला, और वह भी ऐसे समय में जब हमारे घर ना तो बच्चों की देखभाल करने वाली नैनी है और ना ही खाना बनाने वाली खानसामा। शीला ने अपना आपा खोकर जोरों से चिल्लाकर काव्या से कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है शीला, जरा अपने आप मन में झांक कर देखो। तुम लोगों ने मुझे अपने देश से बुलाया था अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपने स्वार्थ की खातिर अपने घर के सभी नौकरों को हटाकर इन सारे लोगों का काम मुझसे लिया। इतने पर भी जी नहीं भरा तो मेरी सारी प्रॉपर्टी पर भी नज़र गड़ा दी।
एक बार भी यह नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। तुम लोगों ने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा। अरे अगर रिश्ते और रिश्तेदार ऐसे होते हैं तो मैं अनाथ ही भली। अगर दुनिया वालों को तुम्हारी करतूत बता के चली तो लोगों को हर रिश्ते पर भी भरोसा उठ जाएगा, हर बहन को भाई से भरोसा उठ जाएगा। इतना कहते कहते क्रोध से कहने लगी कि काव्या राघव, तुम तो पहले अपना पासपोर्ट और वीज़ा हसीनों देगी, या तो ये कैसे जाती हैं, देखे तो सही। शीला ने हंसते हुए गुस्से में कहा, कोई फ़ायदा नहीं शीला, मैंने अपने सारे कागजात जगह पर सेफ रख दिए हैं और उसकी एक एक कॉपी मैंने अपने एक दोस्त को भी दे रखी है। काव्या ने बेइंसान स्वर में कहा, निकल जाओ इसी वक्त हमारे घर से। इतना कहते हुए शीला ने काव्या का बैग लेकर बाहर फेंक दिया और काव्या को धक्के मारकर उसके घर से निकालकर दरवाज़ा बंद कर दिया। निस्वार्थ के इस गुणों में चेहरे को लेकर काव्या का मांगना से भर आया। विकास से बाहर किस किस से बाहर बेटी हुई, वह काफ़ी देर तक रोई। राघव कुछ ढेर सारा तमाशा देखता रहा, लेकिन देर बाद वह अब हल्का हुआ तो उसने जॉन को फ़ोन किया और कहा कि कहीं पर अपने रहने की व्यवस्था कर दो, यहाँ कुछ दिनों तक यह एक गेस्ट हाउस में ठहरी। फिर जॉन ने उसके रहने को एक कमरा दिला दिया। जॉन ने काव्या की बहुत मदद की। कुछ दिनों के बाद काव्या पूरी तरह सेटल हो गई थी। उसने अपने इस नौकरी के बाद भी एक पार्ट टाइम जॉब किया और वह ढेर सारा पैसा इकट्ठा करना चाहती थी ताकि जब वह इंडिया वापस लौटे तो वहाँ की कुछ काम कर सके। इस 2023 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। काव्या अपने वतन वापस लौटने की तैयारी कर रही थी। जॉन बड़े दुखी चेहरे से उसे देखने की कोशिश कर रहा था। आज मैं तुम्हारे एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे बहुत पहले ही कह देनी चाहिए थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ काव्या। मेरे मन में अपने जीवन साथी को लेकर मेरी कल्पना थी, तुम वैसे ही हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इतना कहते हुए उसकी आंखें छल छल बहने लगी। काव्या ने कहा, तुम मेरा अतीत नहीं जानते हो। मेरी पहली भी शादी हुई थी और मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है। और लोगों की असलियत झेलने के बाद मुझे किसी के साथ की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा काव्या। सचमुच में मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। काव्या का हाथ अपने हाथ में लेकर जॉन ने भरे गले के साथ कहा और आखिरकार काव्या अपने देश वतन लौट गई और अपने ऑफिस के बाद स्वर्गीय जगदीश अनाथालय आश्रम और वृद्ध आश्रम खोला। आश्रम का बोर्ड लगाया। अपने बंगले के इस हिस्से को वृद्धाश्रम और एक हिस्से को बच्चों के लिए खोलकर रख दिया। धीरे धीरे बहुत से वृद्ध और अनाथ बच्चे इकट्ठा होने लगे। उनमें से ऐसे भी वृद्ध थे जो अपना खर्चा आसानी से कर सकते थे। सिर्फ देखभाल की आवश्यकता थी। जो लोग काम कर सकते थे उसे लायक उन्हें काम दिया जाता था। अपने शहर के बेरोजगार लड़के लड़कियों जहाँ पर भी तरह तरह के अचार पापड़ और भी बहुत से घरेलू चीज़ें बनाकर बाजार में बेचती पहुंचाने जाने लगी। धीरे धीरे सबकी मेहनत रंग लाई और उन सब का काम अच्छा चल गया। काव्या ने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया और आश्रम में उन बच्चों को आश्रम के सारे व्रत पढ़वा दिए। वृद्ध आश्रम और बाल अनाथ आश्रम के एक साथ होने के कारण इसका एक फ़ायदा हुआ कि बुजुर्गों को बच्चों के साथ मिल जाता और बच्चों को बुजुर्गों का प्यार और देखभाल भी मिलता। बिल्कुल घर जैसा माहौल हो गया था।
समय के साथ साथ काव्या का बहुत नाम हो गया। सभी उसका बहुत मान सम्मान करने लगे। लोग एक बार फिर स्वर्गीय जगदीश जी की नाम बड़े मान सम्मान से लेने लगे। इसी तरह 5 साल बीत गए। धीरे धीरे काव्या अपने काम में इतनी मजबूर हुई कि किसी चीज़ का होश ही नहीं रहा। एक दिन अचानक ऑफिस में चपरासी में आकर कहा कि आपसे मिलने कोई आया है, और जो मिलने आया था उसे देखकर काव्या चौंक गई थी। याद हो ना, मुझे भूल गई हो। काव्या के कानों में एक परिचित आवाज़ आई। यह कोई और नहीं बल्कि जॉन था। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ जॉन, तुम्हारी वजह से मैं उस पिंजरे से आज़ाद हुई हूँ। तुमने ही मुझे दिशा दिखाई है। काव्या ने उससे कहा, काव्या देखो काव्या, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, और यह उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे लिए जो मैं लेकर आया हूँ, अगर मेरी अग्नि परीक्षा समाप्त हुई हो तो तुम इसे ज़रूर स्वीकार करोगी। जॉन ने अब अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में एक सिंदूर की डिबिया थी। काव्या तब में आ गई। इतने सालों तक तुम सिर्फ मेरा इंतज़ार करते रहे। इसे इतना तो मैं जानती हूँ कि तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? लोग क्या कहेंगे? काव्या ने असमंजस भरे शब्दों में कहा। इस दुनिया में कुछ पुरुष चाहे जब चाहे अपना रिश्ता जीवन यापन कर सकता है, लेकिन महिलाओं के लिए उनके जीवन में एक ही बार बसंत आती है, क्योंकि पतझड़ और मौसम बीमारियों के लिए जाकर क्यों ठहर जाता है। तुम्हारे जीवन में भी बदलाव बसंत बनकर आया है काव्या, और उसे देखकर जाऊंगा। इतना ऊंचा कहते हुए जॉन ने उस दिन की काव्या की मांग में सिंदूर भर दिया। काव्या की आंखों में आंसुओं की धारा यह निकलती जा रही थी। जॉन के सीने में लग गई। राघव को उसके वकील का फ़ोन आया कि काव्या सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करके नॉमिनी में उसका नाम निकलवा दिया है, और तुम्हारा नाम से पुलिस कंप्लेंट भी करवा दी है कि तुमने उसकी प्रॉपर्टी को धोखे से हड़पने की कोशिश की थी। अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम गिरफ्तार भी हो सकते हो। राघव को अपनी पत्नी वकील का फ़ोन सुनकर सन्न रह गए। काव्या के जीवन में भी बहुत तकलीफ़ें और जो आज तक नहीं खुशियाँ लाई, आज हमें खुशियों से दस्तक दे दी हैं, और उसके जीवन में बाहर लौट आई थी जॉन के रूप में। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर देना। और हाँ, अगर आपको हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर कर ले, साथ नहीं जुड़े हो तो ज़रूर जुड़ जाए। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।